Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। इंडियन इकोनॉमी की ग्लॉसरी यानी कि शब्दावली के पार्ट 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानने को मिलेंगे। और अगर हम उनको अच्छे से देख लेते हैं, पार्ट 1, 2, 3 हम कर लेते हैं ग्लॉसरी का, तो आने वाले जो चैप्टर हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के करेंगे वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ओके, आज पार्ट नंबर 4 है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप उनको देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड, एक साथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह यानी कि परिवार। कोई बाहर से मेहमान है, जैसे अगर वो परिवार में आ जाता है तो वो परिवार का अंग नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। या फिर कोई परिवार का मेंबर कहीं कुछ दिन के लिए चला गया तो उसका मतलब वो परिवार की मेंबरशिप उसकी ख़त्म नहीं होगी। ओके, अब है फैमिली लेबर या वर्कर। उद्योग या उद्यम आदि में नगद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना, यानी कि अपने घर का ही कोई काम है और उसमें हम फैमिली लेबर यानी कि खेत में अगर काम कर रहे हैं या फिर अपनी ही कंपनी है या अपनी फैक्ट्री है, अगर हम उसमें काम कर रहे हैं तो हम किसी कोई वस्तु मिलेगी या मजदूरी मिलेगी वो हमारे अंदर इच्छा नहीं होती, हम वैसे काम करते हैं। ओके, पेंशन क्या होती है कि हमने कोई सर्विस की है, उसके बाद में सर्विस से रिटायर हो गए हैं, तो श्रमिक को मिलने वाली जो हर महीने कुछ जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन को एक कहते हैं कि एक सब्सिस्टेंस एक पेमेंट होती है कि हम अपना पालन पोषण कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट। ये वर्ड आपको चैप्टर जब हम करेंगे वहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए इन्होंने पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जिनमें वर्ष का अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कोई एंटरप्राइज, कोई उद्यम जिसमें ज़्यादातर समय में जो लेबर है वो काम करता है। ठीक है, और उसको बदले में कुछ मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, मतलब कुछ कंपनसेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, वेज मिलती है। ओके, नेक्स्ट है एफडीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं। अब किसी देश की आंतरिक संरचना, संयंत्र, संस्था, उनमें विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। हमारे यहाँ पर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई विदेश की कंपनी, कोई भी विदेश की फॉरेन कोई कंपनी अगर हमारे देश की कंपनी में आकर इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लगाए, उसको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे, जैसे कोई कंपनी में पैसा लगा दिया, कैपिटल फॉर्मेशन करे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एफडीआई। अब इसमें शेयर बाजार में लगी हुई विदेशी पूंजी शामिल नहीं होगी। ठीक है, कंपनी में निवेश किसी भी विदेशी मतलब हमारे जो संरचनाएं हैं, संयंत्र हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है, उनमें लगा हुआ पैसा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, यानी कि जो कुछ समय के लिए अल्पकालिक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए आया है, कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन जो एफडीआई है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, दोनों ही स्थितियों में वो देश के काम आता रहेगा। ओके, अब उसके बाद है पर कैपिटा इनकम, किसी अवधि में विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात। यानी कि अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हम क्या करते हैं, देश की जो नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इसको लिख लेना। उसके बाद है बैरियर्स टू एंट्री, वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना देते हैं। ये विरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है मतलब बैरियर्स टू एंट्री हैं कि एकदम एंट्री नहीं होगी बल्कि उसको अफेक्ट किया जाएगा, उस पर अवरोध होगा, बाधाएं होंगी कुछ। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या है कि प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि जो भी एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद है बजटरी डेफिसिट, सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना, यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रिवेन्यू से तो उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। अब उसके बाद है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी व्यापार समझौते। भाई मल्टीलेटरल ट्रेड है किसी भी देश द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा उससे रिलेटेड ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद है बेटर कॉम्प्लायंस, सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी अनुदेशों का पालन करना। फिर है ये देखिए ब्रुटलैंड कमीशन, बहुत ज़रूरी है ये।
संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए एक कमीशन बनाया, एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा बहुत ही अच्छे से दी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, इस तरीके से यूज़ करें ताकि आज की जो पीढ़ी है, वर्तमान प्रेजेंट की जो हमारी नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा रह सके। ठीक है, तो हमें ऐसे ही अपने हर एक रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अब उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हुए हैं। रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके माध्यम से या रोजगार दाताओं के आवेदन देकर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हों। कार्य की वर्तमान दशा, जो भी दर हैं वेजेस की, उस पर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, वो है बेरोजगारी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किसी देश के वर्ष भर की अवधि में, एक वर्ष में, पूरा एक साल में जितने भी लेन देन हुए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही बैलेंस में होता है, याद रखना। अब उसके बाद है लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रिवेन्यू जो सेटलमेंट है, भूमि राजस्व बंदोबस्त, मतलब देश के अलग अलग भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी जब, तो उसमें प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वे हुआ। सरकार के हित की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक भूखंड में जितना भी रेवेन्यू था उसका निर्धारण करने का डिसीजन लिया गया और राजस्व ग्राम या फिर किसी जमींदार के अधिकार में देखा कि कोई किसान के अधिकार में या कोई भी ऐसा भूखंड जो किसी भी जमींदार के अधिकार में रहा हो। यह अधिकार चाहे वो ऑनरशिप का हो या फिर किसी वैसे किसान का अधिकार हो, इस पर भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया। 3 तरह की जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी कि एक तो जमींदारी व्यवस्था, एक किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था और पूरे राजस्व ग्राम में महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये याद करनी है, ये कुछ व्यवस्थाएं थी, इनको याद करना है आपको। अब है प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं, कर्मचारियों के हित के लिए संचालित जो कोष है, इसमें कर्मचारी, रोजगारदाता दोनों ही अपना कुछ अंशदान जमा करते हैं। सरकार इसको देखती है और इसकी संचित राशि जब इकट्ठी हो जाती है तो बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर कर्मचारियों को ये दे दी जाती है। उसके बाद है मोर्टेलिटी रेट। यह शब्द मृत्यु पर ही आधारित है। वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में जो मृत्यु हुई है उनको अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें रोग के कारण या फिर वैसे सामान्य हो गई है तो दोनों ही प्रकार की मौत को इसमें शामिल किया जाता है, मृत्यु को। ठीक है, अब उसके बाद है इन्फ्लेशन, लगातार प्राइसेस में इंक्रीज होना, लगातार प्राइस बढ़ना, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या है, भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया था। देश के संसाधनों को अधिकतम संतुलित और अच्छे से योजनाएं बनाने का कार्य करना, देश के विकास पथ की वरीयताएं भी इसमें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। ये आई थिंक ये एक पेज हम और कर लेते हैं आज, कल फिर एक पार्ट और बनेगा और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। यूरोपीय महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 25 स्वतंत्र देशों ने गठित किया था एक महासंघ, जिसमें इन देशों के नाम दे रखे हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन में पहले ब्रिटेन भी था जो एग्जिट हो गया है इससे, तो उसके बारे में, ब्रेग्जिट जिसको बोला जाता है, उसकी भी अलग से हम एक वीडियो ले आएंगे। और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं टोटल कितने मेंबर, कब ये बना, अब इसमें कितने मेंबर हैं, ठीक है, इसके क्या काम है, उसकी भी अलग से एक वीडियो ऑर्गेनाइजेशन वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी उसमें आपको मैं करवा दूंगी। ओके, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये राज्य प्रशासन के ही ऐसे अंग हैं जो विद्युत यानी कि बिजली से संबंधित कार्य को करते हैं। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट इनकम, ये किसी देश में उत्पादित जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू और विदेशों से जो प्राप्त हमें इनकम हुई है उन सबको जोड़ दो तो वो बन जाएगा आपका नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट। मॉर्बिडिटी क्या होती है, रुग्णता, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति, यानी कि एक अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करना, एक मृत्यु का रूप भी कर लेती है। ये हमारे देश में 2 तरह की है, एक तो भीषण श्वास संक्रमण और डायरिया। ये कुछ बीमारियां हैं, बीमार अगर पड़ने की बार बार प्रवृत्ति है तो उसको रुग्णता बोलते हैं, मॉर्बिडिटी बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि जनसंख्या विशेष घनत्व पर जनसंख्या को धारण करने की परिवेश की क्षमता। घनत्व आधारित जनसंख्या अधिकतम आकार जहां पहुंचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है।
ठीक है। और इससे जुड़ी हुई कठिनाइयों के कारण फिर प्रजनन प्रक्रिया हमारी बाधित हो जाती है और इसी के कारण अनेक कारणों के समय से इसमें परिवर्तन हो जाता है, खाद्य सुलभता, पर्यावरण स्थान आदि। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जुलाई 2017 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जीएसटी जिसको कहा जाता है। जुलाई 2017 को भारत में कई प्रकार के कर जैसे बिक्री कर है या फिर एकल को समाप्त करके लागू किया गया है। जीएसटी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगी आपको। ओके। वस्तु और सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तु और सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। इसकी स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इनमें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली गुड्स इंक्लूड होती हैं कि किस पे 12% लगेगा, किस पे 5 लगेगा, किस पे 28 लगेगा, किस पे कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ये दर पूरे देश में एक जैसी रहेंगी। और उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश के घरेलू क्षेत्र में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनकी वैल्यू, जिसे जीवन स्तर का एक मापक माना जाता है। देन ग्रोस वैल्यू एडिड, जिसमें हम जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, जिसको ग्रोस वैल्यू एडिड कहा जाता है। नेशनल इनकम की बहुत सारी वीडियो मैंने क्लियरली करवा रखी हैं, जिसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस वैल्यू एडिड, नेशनल प्रोडक्ट, ये बिल्कुल क्लियर है। तो उसका लिंक भी मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको बहुत ईजिली वो समझ आ जाएगा। नेशनल इनकम का कंसेप्ट कहीं तक भी आप कर लेना, बिल्कुल वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इसमें बहुत सारे लिंक आपको नई नई वीडियो के मिलेंगे, आप उन वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।